चलिए, तो परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। तो कल का ही लेक्चर आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य पढ़ रहे थे उसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य के अंतर्गत हमने आर्टिकल 32 भी पढ़ा था, जिसमें है रीट या याचिका या जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रीट अर्थात इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WRIT, रीट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हनन होता है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की याचिका क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के कार्य के अंतर्गत आता है आर्टिकल 32 के तहत। इसमें मैंने आपको 3 चीजें बता दी थी। पहली बताई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरी बताई थी मैंने आपको परमादेश। तीसरी बताई थी मैंने आपको अधिकार प्रश्न। आज हम बात करेंगे चौथी और पांचवी। चौथी है आपकी उत्प्रेषण और पांचवी है आपकी प्रतिषेध। पांचवी जो याचिका है प्रतिषेध। तो चौथी और पांचवी पर आज हम बात करेंगे उत्प्रेषण व प्रतिषेध पर। उत्प्रेषण याचिका और पांचवी जो याचिका है आपकी प्रतिषेध, इस पे हम आप बात करेंगे आज। तो उत्प्रेषण याचिका का मतलब ये होता है, सुप्रीम कोर्ट में उत्प्रेषण याचिका भी लगाई जा सकती है। उत्प्रेषण याचिका का मतलब ये होता है कि निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं उन्हें ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अर्थात निचली अदालत अर्थात हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे, हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो। यही आपका क्या कहलाता है, उत्प्रेषण कहलाता है। अर्थात वही 132 में जो आपका था अपीली अधिकार, अपीली अधिकार था ना, निचली अदालतें क्या करती हैं, या निचली अदालतों के फैसले को ऊपरी अदालतों में हम क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। वही जो आर्टिकल 132 था, है ना, 131 था जो आपका 32 नहीं 131 जो था अपीलीय क्षेत्र अधिकार उसको सुप्रीम कोर्ट का, तो वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है आर्टिकल 32 में उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का मतलब यही होता है कि हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती आप कहाँ दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है सभी को? हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये बोला, इसका मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण। क्लियर है सभी को? बोलो। सर, है ना, आगे बढ़े। तो हाई कोर्ट के फैसले को आप क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हो, चुनौती। तो ये क्या कहलाएगा, आपका उत्प्रेषण कहलाएगा। ठीक है। तो अगला क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध में भी ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जो निचली अदालतें हैं आपकी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे की जो भी अदालत हो सकती है, वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, सेशन कोर्ट भी हो सकता है। तो जो निचली अदालतें हैं आपकी, वो अपने अधिकार क्षेत्र से यदि अलग जाकर वाद को क्या कर रही है, सुनवाई कर रही है। अर्थात वो जो वाद है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, ठीक है, और वो हाई कोर्ट में सुना जा रहा है या सेशन कोर्ट में सुना जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रतिषेध जारी करता है। अर्थात निचली अदालत को आदेश देता है कि आप कार्रवाई को क्या कर दो, रोक दो, प्रतिषेध कर दो। प्रतिषेध यानी रोक दो, कार्रवाई को वहीं रोक दो और इस बात को कहाँ भेजो, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब होता है प्रतिषेध। अर्थात जब अधिकार क्षेत्र से बाहर के जो वाद हैं, वो वाद यदि निचली अदालतें क्या कर रही हैं, उनकी सुनवाई कर रही है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या जारी की जा सकती है, प्रतिषेध याचिका जारी की जा सकती है। प्रतिषेध याचिका जारी होने पर निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा कि वाद को क्या करो, वहीं रोको और इसको कहाँ भेजो, ऊपर भेजो। तो उत्प्रेषण में भी ऐसे ही था, नीचे से वाद ऊपर ही जा रहा था उत्प्रेषण में भी, तो प्रतिषेध में भी जा रहा था, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि उत्प्रेषण में फैसला होने के बाद जा रहा था, और प्रतिषेध में चलती हुई कार्रवाई को वहीं रोक दिया जाता है, चलती हुई कार्रवाई को वहीं स्टॉप कर दिया जाता है और प्रकरण को कहाँ मंगाया जाता है, ऊपरी अदालत में मंगाया जाता है। क्लियर है? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। दोनों में केस क्या हो रहा है, हाई कोर्ट से कहाँ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है।
या निचली अदालत से कहाँ जा रहा है, ऊपरी अदालत में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फैसला होने के बाद और यहाँ पर क्या होता है, चलती हुई कार्रवाई यानी फैसला अभी हुआ नहीं है और केस को क्या किया गया, वही प्रतिषेध कर दिया गया, रोको वहीं पे, और प्रकरण को कहाँ भेजो, ऊपरी अदालत में भेजो। क्लियर है? तो दोनों में काम एक जैसे ही होता है, अर्थात वाद निचली अदालत से कहाँ जाते हैं, आपके ऊपरी अदालत में जाते हैं। क्लियर है? लेकिन एक में फैसला होने के बाद जाते हैं उत्प्रेषण में, और इसमें चलती हुई कार्रवाई को रोका जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऊपरी अदालत निर्देश देगी निचली अदालत को कि आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये बात, तो इसकी कार्रवाई यहीं रोक दो और इस बात को कहाँ भेजो, या इस प्रकरण की सुनवाई कहाँ होगी, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्लियर है बात? तो इसको क्या बोला जाता है, प्रतिषेध। ये 4 प्रकार की जो याचिका थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष क्या करना है, उपस्थित करना है, जहां पर न्यायाधीश से जांचता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति का बंदीकरण सही है अथवा नहीं। ठीक है? परमादेश का मतलब अधिकार, हम आदेश देते हैं, अर्थात लोक प्राधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वो उसके अधिकार क्षेत्र का जो काम है वो करे। ठीक है? और नहीं करेगा तो उसके लिए क्या देगा, जस्टिफिकेशन देगा या औचित्य बताए नहीं करने का। अगला क्या, अधिकार कक्षा का मतलब क्या होता है, जब एक पद पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं या अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर व्यक्ति क्या करने लगता है, काम करने लगता है, तो अधिकार कक्षा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण में हो गया आपका निचली अदालत के जो फैसले अर्थात हाई कोर्ट के फैसलों को आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो। और प्रतिषेध में यह होगा कि जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाकर क्या कर रही है, केस की सुनवाई कर रही है, प्रकरण की सुनवाई कर रही है या वाद की सुनवाई कर रही है, तो ऊपरी अदालत उसे फैसला देती है कि ये वाद को क्या करो, यहीं रोको और इस प्रकरण को या इस वाद को ऊपरी अदालत में भेजो। तो ये था आपका अनुच्छेद 32। क्लियर? सुनिए, बोलो, आ रही आवाज कि नहीं आ रही? क्लियर है? आगे बढ़े? आवाज आ रही कि नहीं आ रही किसी को? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, यहीं पे वापस समझना है वापस किसी को कुछ इसमें, किसी का कोई डाउट है इसमें, किसी बच्चे का कोई डाउट है, बोलो। किसी बच्चे का इस 5वें याचिका में कोई डाउट है, बताओ। इन 5वें याचिका में किसी का कोई डाउट है? हाँ या ना तो बोलो। नो सर, क्लियर है, क्लियर है सर। हाँ वही तो बोल ही नहीं रहे हो, इरिटेट करते हो। आज एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, इरिटेटिंग टीचर है। इरिटेट करते कौन है, तुम ही लोग तो करते हो मेरे तो। ठीक है, जवाब दे दोगे तो इरिटेट थोड़ी होगा। सही कमेंट किया उसने। ठीक है, चल आगे क्या करें, अगला क्या काम है? तो अगला जो है आपका जनहित याचिका। इस पे इंटरव्यू में भी सवाल आ सकते हैं बहुत सारे। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या हो सकती है, डेफिनेशन कोई बता सकता है? जनहित याचिका की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? बोलो, क्या होगी जनहित याचिका? PIL बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? PIL, है ना, PIL बोलते हैं। IPL में पढ़ लेना, PIL। तो PIL, P का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका बताओ क्या होती है जनहित याचिका, बताओ। कुछ भी थोड़ा बहुत पता हो तो किसी को जनहित याचिका के बारे में, कोई जानता है जनहित याचिका क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बोलो।
सर, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से पहल करके कोई केस दर्ज करती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फोकस करता है, मतलब जनहित में उसका वो रहता है, फोकस रहता है। जिसका संबंध इससे होता है जनहित से। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि न्याय का क्या निर्णय है। न्याय का ये निर्णय है कि जिसको यदि न्याय चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा उसको। यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए, जैसे आपके घर में चोरी हो गई, आपके घर में क्या हो गई, चोरी हो गई, तो आप उसकी रिपोर्ट लिखाने जाओ, है ना। फिर उस पर क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ेगी और फिर उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी, यानी न्यायालय फिर उसको सजा देगा। ऐसे होता है। आपके घर में चोरी हुई, आपने रिपोर्ट ही नहीं लिखाई, तो न्यायालय स्वयं पहल करेगा क्या? न्यायालय कभी ऐसा करेगा कि नहीं यार आपके घर में चोरी हो गई, तो न्यायालय खुद आएगा, जज खुद आएगा आपके घर में और बोलेगा कि नहीं यार आप क्या करो, रिपोर्ट लिखाओ और जो चोरी हुई है उसको क्या करो, चोर को क्या करो, पकड़वाओ। अर्थात न्यायालय पहल नहीं करता है। सिंपल सी बात क्या है, जीएस सामान्य ज्ञान क्या बोलता है कि न्यायालय पहल नहीं करता है। अर्थात वादी जो रहता है, जो वाद दायर करता है उसको वादी बोलते हैं। अर्थात जो वादी रहता है या फरियादी बोल सकते हो, जिस वादी या फरियादी, तो जिसको न्याय चाहिए वो क्या कहलाता है, फरियादी। तो फरियादी क्या करता है, स्वयं पहल करता है। अर्थात न्यायालय में उसे जाना पड़ेगा, न्यायालय खुद नहीं आता कहीं। न्यायालय की क्या होती है, औपचारिकता होती है। न्यायालय के पास इतने सारे केस हैं, करोड़ों केस हैं, न्यायालय खुद जाने लगा तो उसको कितनी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो न्याय का सिंपल सा सिद्धांत है, यदि न्याय चाहिए तो आपको खुद जाना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, फिर पुलिस आपको मदद करेगी, फिर कोर्ट में केस क्या होगा, चार्जशीट क्या होगी, फाइल होगी और आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय का एक सिंपल फंडा होता है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि न्याय ऐसे मिलेगा कि न्यायालय खुद नहीं आएगा न्याय दिलाने के लिए, आपको खुद जाना पड़ेगा। सीधी बात है। आप भीड़ में और जेब कट गई आपकी और चुपचाप घर आ गए, तो न्यायालय क्या आपको पैसा दिलाएगा क्या वापस, आपकी जेब कटी नहीं दिलाएगा ना। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, फिर पुलिस जेब कतरे को पकड़ेगी, फिर उस पर केस चलेगा, फिर आपके पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो न्यायालय कभी पहल नहीं करेगा वादी को या फरियादी को, ठीक है। फरियादी को ही क्या करना, फरियादी को ही क्या करना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ता है। न्याय लेना है आपको तो न्यायालय जाना पड़ेगा। ये सिंपल सा फंडा है न्याय का, है ना। लेकिन जो जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें क्या होता है कि कई बार न्यायालय क्या करता है, न्यायालय खुद भी पहल कर सकता है। जैसे अभी बोला श्रद्धा ने कि न्यायालय क्या कर सकता है, खुद भी पहल कर सकता है, पर पहल कब करेगा, जब बात काय की हो, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी बात, जनहित, यानी किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति से संबंध होगा तो फिर न्यायालय पहल नहीं करेगा। न्यायालय जब पहल कर सकता है जब सैकड़ों का समूह या हजारों का समूह उससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है ना। तो इसी स्थिति में क्या कर सकता है न्यायालय, क्या करता है, अपनी जो औपचारिकता थी, कौन सी औपचारिकता थी कि न्यायालय में आपको स्वयं जाना है, उस औपचारिकता को खत्म कर देता है, तो खुद भी चला जाएगा। वादी को या फरियादी को न्याय देने के लिए स्वयं भी पहल कर ले, या फरियादी की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति आया तो उसकी भी सुन लेगा। क्योंकि सामान्य न्याय के सिद्धांत में ऐसा नहीं होता, जिसको न्याय चाहिए उसी को जाना पड़ेगा। आपके साथ गलत हुआ, आपकी जेब कट गई और मैं चले जाऊं पुलिस स्टेशन में कि मेरा मित्र है साहब उसकी जेब कट गई, वो नहीं आएगा, तो उसकी ओर से उसकी रिपोर्ट मेरी ओर से लिख लो, तो पॉसिबल नहीं होता, नहीं होता ना। तो न्याय का यही सिद्धांत होता है सामान्य कि आपको खुद ही पहल करना पड़ेगी। और जनहित याचिका में ऐसा नहीं। जनहित याचिका में क्या होगा, न्यायालय स्वयं पहल कर सकता है, या न्यायालय की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति या पीड़ित की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, पहल कर सकता है, या पीड़ित की ओर से कोई संस्था भी क्या कर सकती है, पहल कर सकती है। तो ऐसी याचिका क्या कहलाती है, जनहित याचिका। ये कॉन्सेप्ट आया कब, 1984-85 की बात है ना। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे श्री, पता है किसी को नाम, बोलो। पीएन भगवती और वी कृष्ण अय्यर। पीएन भगवती। तो पीएन भगवती को क्या हुआ, पीएन भगवती के पास एक पोस्ट कार्ड आया
दिल्ली तिहाड़ जेल में एक कैदी था सुनील बत्रा, उसने पोस्ट कार्ड भेजा। किसको? पीएन भगवती को, कि तिहाड़ जेल में अपराधियों के साथ गैर मानवीय व्यवहार किया जाता है। गैर मानवीय का मतलब यह है कि एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें 5 लोग रह सकते हैं, उसमें 25 लोग रह रहे हैं, है ना। जो टॉयलेट 5 जनों के लिए होना चाहिए, उसमें 25 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। खाना जो है उच्च कोटि का नहीं मिल रहा है, ठीक है। हवादार कमरे नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। अर्थात आपके उनके ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अर्थात आपका जो कैदी है उसका भी जीवन क्या होना चाहिए कि जेल में उसके भी क्या है, राइट्स है, ऐसा नहीं। तो सुनील बत्रा ने बताया, पूरी स्थिति बताई तिहाड़ जेल की, कैदियों के साथ बहुत ही क्या हो रहा है यहाँ पर, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो पीएन भगवती ने उस पोस्टकार्ड को क्या मान लिया? याचिका मान लिया, ठीक है। उस पोस्टकार्ड को क्या मान लिया? याचिका मान लिया। और जेल प्रबंधन को क्या किया? फोन किया। तो सीधी बात है, जेल प्रबंधन को जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश फोन करेगा, भले पावर नहीं है उसको जेल में कुछ करने का, जेल में करवाने का पावर उसको फिर भी नहीं है, लेकिन है इतना बड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि फोन करेगा जेल प्रबंधन को, ऐसी ऐसी शिकायत मेरे पास आई, तो व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी? दूसरे दिन से सुधर जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही पीएन भगवती ने फोन लगाया तो क्या हुई? व्यवस्थाएं क्या हो गई? पूरी जेल प्रबंधन की क्या हो गई? सुधर गई। तो पीएन भगवती के दिमाग में आया कि यदि पीड़ित स्वयं नहीं आ सकता हो, या उसकी तरफ से जैसे पोस्ट कार्ड आया इसको ही मैंने याचिका मान लिया, तो न्यायालय को स्वयं पहल भी करना चाहिए। न्यायालय को क्या करना चाहिए? स्वयं पहल करना चाहिए। तो ये पीएन भगवती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उनकी पहल पर फिर ये जनहित याचिकावाद की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। इसमें क्या करने लगे? न्यायालय क्या करने लगा? स्वयं पहल करने लगा, या न्यायालय की ओर से या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति पहल करने लगा, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई संस्था भी क्या कर सकती है? याचिका दायर कर सकती है। लेकिन होना ये चाहिए कि मामला जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब किससे जुड़ा होना चाहिए? वो जनहित से जुड़ा होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, सुनील बत्रा ने जो बात की वो भारत की सभी जेलों की स्थिति को बता रही है, ठीक है ना। सुनील बत्रा ने जो बात की, तो मुख्य न्यायाधीश, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश होंगे पीएन भगवती, उनके दिमाग में यही आया होगा कि इंडिया की सब जेल में क्या हो रहा है, इसी तरीके से व्यवस्थाएं चल रही है। यदि मैंने आगे संज्ञान में लेकर इस व्यवस्था को सुधार दिया, तो अन्य राज्य के हाईकोर्ट के वकील भी क्या कर, हाईकोर्ट के जज भी क्या कर सकते हैं? इस तरीके से उस राज्य की जेलों की व्यवस्थाओं को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, स्वयं पहल करके। अर्थात न्यायालय स्वयं पहल कर रहा है, न्यायाधीश क्या कर रहा है? स्वयं पहल कर रहा है। अर्थात न्यायाधीश क्या करेगा? पेपर में यदि कोई खबर आई है आज, है ना, किसी भी अखबार में यदि खबर आती है कि कोई अमुक घटना हुई है जिसका संबंध किससे है? जनहित से है, और किसी व्यक्ति ने क्या नहीं लगाई है? याचिका नहीं लगाई है कोर्ट में, तो उस अखबार की कटिंग को भी न्यायाधीश क्या कर सकता है? जनहित याचिका के रूप में ले सकता है, ठीक है। और मामला किससे जुड़ा होना चाहिए? पर वो जनहित से जुड़ा होना चाहिए। अखबार की कटिंग भी एक काय का काम करेगी? जनहित का काम करेगी। जैसे कोरोना में आपने देखा ही था, कोरोना में कई लोगों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई राज्य सरकारों के खिलाफ, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की व्यवस्था करना पड़ेगी, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21 बोलता है कि प्राणी को दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता देना है, राज्य का अधिकार है। प्राण की स्वतंत्रता में शुद्ध वायु पाने का भी अधिकार है व्यक्ति को, है ना। शुद्ध वायु तो दूर, वायु मिलना ही यदि कठिन हो गई, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहा है नागरिकों के? वो छीने जा रहे हैं एक प्रकार से। यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मरीज है उसको काय की व्यवस्था करे, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, क्योंकि आर्टिकल 21 जो इससे क्या हो रहा है? बाधित हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है ना, इंटरव्यू पूछेंगे कि ऑक्सीजन के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए, है ना, कि इतने समय में ये व्यवस्थाएं करो, तो वो संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल कौन सा है वो? आर्टिकल 21, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि गरिमामय जीवन से क्या होना चाहिए? जुड़ी होना चाहिए। गरिमामय जीवन का मतलब शुद्ध वायु मिलना चाहिए आपको,
शुद्ध वायु तो दूर, ऑक्सीजन मिलना क्या हो गई मरीजों को, दिक्कत आने लगी। तो फिर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने संज्ञान किसके माध्यम से लिया? जनहित याचिका के माध्यम से। कई व्यक्तियों के समूह ने, संस्थाओं ने क्या लगाई सुप्रीम कोर्ट में? याचिका लगाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध कि ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो नागरिकों का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है और राज्य को करके देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये अभी पिछले महीने जो घटना है आपके सामने हुई, आपने खुद देखी इन घटनाओं को, क्या किया, महसूस किया। तो कोर्ट की जो टिप्पणियां हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ, वो खुद आपने देखी है। क्यों? क्योंकि किससे संबंध है उसका? जनहित से संबंध है। ठीक है ना? कोरोना कोई किसी को विशेष जाति धर्म को देख के थोड़ी आए, जनहित में सभी जन जो उससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहे थे। तो जनहित से संबंध होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति याचिका लगा सकता है। पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति याचिका लगा सकता है। दिख रहा है लिखा हुआ? ठीक है ना? पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति याचिका लगा सकता है। और एक और बात, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे न्यायालय में जो दूसरे केस जाते हैं तो कई बार क्या होता है, वादी और प्रतिवादी जो होते हैं, है ना, दोनों पक्ष आपस में क्या कर लेते हैं, कोर्ट के पास समझौता कर लेते हैं और एफिडेविट न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि हमारे बीच अब कोई भी विवाद नहीं रहा। तो न्यायाधीश क्या करवा देता है? राजीनामा करवा देता है। अर्थात कोर्ट के बाहर ही क्या हो गया, पहले कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाया, केस जब लंबा चलता रहा, दोनों परेशान होने लगे, तो दोनों ने कोर्ट के बाहर फैसला कर लिया आपस में, क्या अपन तो केस वापस ले लेते हैं, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ मैं भर देता हूँ, ये बार बार कौन चक्कर लगाएगा कोर्ट के। तो अधिकांश केसों में क्या हो जाता है? राजीनामा हो जाता है, कोर्ट के बाहर हो जाता है, न्यायाधीश को बता देते हैं एफिडेविट देके कि हम दोनों ने आपस में क्या कर लिया है, राजीनामा कर लिया। दोनों के वकील बता देते हैं जज को और मामला क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जनहित याचिका में याद रखना आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि किसी व्यक्ति ने या संस्था ने जनहित याचिका दायर की है तो अब जब तक फैसला नहीं आएगा जनहित याचिका पर, जब तक आप समझौता नहीं कर सकते हो। ठीक है? अरे इसमें बीच में समझौता नहीं होता कभी। ठीक है? बीच में समझौता, इसमें समझौता नहीं होता कभी, समझौता या राजीनामा नहीं होता है। ठीक है? तो फैसले के बाद अगर करना चाहे तो क्या? सर फैसले के बाद करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा जैसे फैसला आ जाता है जनहित याचिका का, उसके बाद कर सकते हैं अगर समझौता करना चाहे तो। फैसला हो गया तब काय का समझौता? किसी चीज पे फैसला ही आ गया तब काय का समझौता होगा? किसी चीज पे फैसला ही हो गया तो आपस में आप फिर कुछ भी करते रहो। ठीक है ना? फैसला किसी चीज पे आ गया तो वो तो इम्प्लीमेंट होगा ना। फिर फैसला यदि आ गया तो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे नदी किनारे जो है, कोई भी नदी हो, नदी किनारे आप क्या नहीं लगा सकते, ईंट के भट्टे नहीं लगा सकते। ठीक है? लेकिन आपने देखा है कि नदी किनारे ईंट के भट्टे लगते हैं। ठीक है? और यदि कोई जनहित लगा दे तो कोर्ट को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कोर्ट को तो पुराना डिसीजन है ही कोर्ट के पास, नदी किनारे क्या नहीं लगा सकते हो, कोई भी ईंट भट्टा नहीं लगा सकते हो। तो सिर्फ इतना से याचिका लगेगी और कोर्ट आदेश दे देगी इनको हटाने। ठीक है? तो हट जाएंगे। अब इसमें कौन सा फैसला होगा? कोर्ट ने आदेश दे दिया इसको हटाने का, क्या हटेंगी? जनहित याचिका का संबंध कहाँ से? नदी क्या हो रही, प्रदूषित हो रही है उससे, ईंट भट्टों के कारण, है ना? पर्यावरण का क्लॉज है, इन्वायरमेंट एक्ट का क्लॉज रहता है, उसमें चलता है कि नदी के आसपास, है ना, क्या नहीं होना चाहिए, ईंट भट्टे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। यदि कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा दे, है ना,
तो क्या हो सकता है, ईट भट्टे की वो क्या करना पड़ती है, हटानी पड़ती है। तो इसमें फिर क्या समझौता होगा, है ना, यानी कहने का मतलब ये होगा वो ईट भट्टे वालों के साथ समझौता कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसने ईट भट्टों वालों के खिलाफ यदि याचिका लगाई है तब तो क्या होगा उसमें, फिर समझौता नहीं हो सकता है। अब फैसला ही आएगा, जो फैसला आएगा उसका फिर पालन होगा। फिर वो व्यक्ति कहते कि नहीं 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 मेरी इनसे बातचीत हो गई ईट भट्टे वालों से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यही इसकी विशेषता होती है जनहित याचिका, इसमें फैसला या राजीनामा नहीं होता। एक बार यदि जनहित याचिका यदि आपने सोच समझ के लागू की है तो फिर उसका फैसला आएगा, फिर आपको उससे डरना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ने किसी संस्था के खिलाफ, है ना, या किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ क्या लगाई है, जनहित याचिका लगाई है, तो फिर उसको डरना नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। जनहित याचिका में जनहित से जुड़ा मामला है, जनहित से जुड़ा मामला है, तो यदि फैसला आएगा तो किसी एक वर्ग को उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो बाल श्रम के विरुद्ध आपने जनहित याचिका लगा दी, कोई फैक्ट्री है, फटाका फैक्ट्री है, उसमें बालक बच्चे काम कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपको नजर आएगा 100 से 150 बच्चे क्या कर रहे हैं, फटाका फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान आ गया क्या, तो संविधान के आर्टिकल 24 का उल्लेख है, वो है उल्लंघन है। तो आपने क्या की, फटाका फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ क्या लगा दी, जनहित याचिका लगा दी। तो सीधी बात है, आप यदि कमजोर होंगे तो फैक्ट्री वाले आपको डरा भी सकते हैं। अब डराओगे तो आप बीच में ऐसा समझौता नहीं कर सकते कि नहीं यार मेरे ठीक है मैंने तो वापस लेता हूँ केस, वो स्थिति नहीं बनेगी। वो तो फिर एक बार यदि आपने लगा दी याचिका तो उस पर फिर न्यायाधीश फैसला देगा, वो प्लस में देगा या माइनस में देगा, वो समय बताएगा, ठीक है। तो पीआईएल की यही विशेषता होती है कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है पीआईएल लगाना। पीआईएल यदि लगाना है तो मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, बहुत दृढ़ होना पड़ेगा, है ना, कई धमकियों का भी सामना करना पड़ सकता है उसको, है ना। इन सब चीजों से उससे निपटना आना चाहिए। तो जब क्या होता है, जनहित याचिका क्या लगाती, संस्थाएं लगाती है। संस्थाएं यदि जनहित याचिका लगाएंगी तो किसी एक व्यक्ति का तो वो है ही नहीं, तो संस्थाओं में तो क्या होता है 25 लोगों ने मिलकर क्या लगा दी, बाल श्रम के खिलाफ क्या लगा दी, पटाखा कारखानों में काम करने वाले बच्चों को के साथ बाल श्रम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या लगा दी, किसी संस्था ने यदि लगा दी जनहित याचिका तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कोई एक व्यक्ति लगाएगा तो दिक्कत आ जाती है कई बार, है ना। तो ये स्थितियां बनती है। ये स्थितियां कैसे समझ में आएंगी, हर चीजें पेपर में आती है ना, ये कोई ज्ञान कोई विशेष थोड़ी है। जनहित याचिका को यदि किताब में पढ़ने जाओगे तो बहुत टफ रहेगी। सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से, ये जो जितने भी एग्जाम्पल है मैंने सभी किताबों में ही पढ़े हैं, और किताबों में नहीं पेपरों में पढ़े, सॉरी ये सब पेपरों की घटना है। ये उज्जैन की घटना है ना, इस तरीके का हुआ था उज्जैन में, ईट भट्टे हटाए गए थे, तो ये ऐसा होता है क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे क्या थे, ईट भट्टे थे। ऐसे ही ग्वालियर वगैरह में क्या हुई थी, पटाखा फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे थे तो उसमें एक जनहित याचिका दायर हुई थी। तो इस तरीके से क्या है, ये घटनाएं जब पेपर में आती रहती है तो उससे हमको समझ में आ जाता है। अभी कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन की जो मारामारी मची, तो कई संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने क्या की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ क्या लगा दी, जनहित याचिका लगा दी कि ऑक्सीजन क्या की जाए, मुहैया कराई जाए। तो कुछ नहीं होता जनहित याचिका में, क्या होता है जनहित याचिका में क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा के जब न्यायालय अपनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए, औपचारिकता क्या होती है न्यायालय की, कि वादी खुद आएगा हमारे पास, पीड़ित स्वयं आएगा, हम नहीं जाएंगे, ये औपचारिकता है किसकी, न्यायालय की। अर्थात क्या होगा, वादी जो है पहले एफआईआर लगाएगा पुलिस में, फिर पुलिस क्या करेगी, अपराधी को पकड़ेगी, फिर चार्जशीट दाखिल होगी, सब होगी, ये औपचारिकताएं होती है। जब व्यक्ति को क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो अदरवाइज नहीं मिलता। आपकी जेब कट गई और आप सोचो कि मैं घर आ जाऊं और मेरे को न्याय मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। उसके लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, फिर पुलिस क्या करेगी, अपराधी को ढूंढेगी, पकड़ेगी, फिर कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, फिर गवाह मिलना चाहिए आपको, गवाह भी मिल जाए तो आपका पर्स मिलना चाहिए, है ना। सब चीजें जब आपको जज के सामने क्या होंगी, क्लियर होंगी, तो फिर आपको न्याय मिलेगा। तो ये न्यायालय की औपचारिकता है। और जनहित याचिका में क्या है कि न्यायालय ने क्या किया, अपनी औपचारिकताओं को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, है ना। जनहित याचिका अर्थात न्यायालय अपनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए पीड़ित को न्याय देने के लिए स्वयं पहल कर रहा है कि नहीं कर रहा। सीधी सी बात, परिभाषा बन गई, खुद ही बनाती है अपनी, तो किताब की जरूरत थोड़ी है। जनहित याचिका अर्थात पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए
न्यायालय ने क्या किया, अपनी जो औपचारिकताएं थी, कौन सी औपचारिकताएं थी, वो एफआईआर वगैरह वो सब चीजें खत्म कर दी। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए स्वयं पहल करी क्या नहीं, सुनील बत्रा का पोस्ट कार्ड आया तो माननीय मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने स्वयं पहल करी कि नहीं करी। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय स्वयं पहल करता है, या पीड़ित की ओर से कोई व्यक्ति पहल करता है, या पीड़ित की ओर से कोई संस्था पहल करती है, तो ऐसी याचिका क्या कहलाती है, आपकी जनहित याचिका कहलाती है। क्लियर। और जनहित याचिका जो है, इसमें क्या मेन बात होती है, मेन बात ये होती है कि जनहित से जुड़ी होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ यदि आप जनहित याचिका लगाओगे जिसका दो या चार, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ही प्रभावित हो रहे हैं, उस याचिका से तो नहीं होगा, जनहित नहीं कहलाएगी। जनहित यानी फटाका फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं तो पूरा बच्चों से रिलेटेड बात, इस टाइप से, जैसे ऑक्सीजन वाला मामला था है ना कोरोना में। तो जनहित का मतलब होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए उस मुद्दे में, किसी एक व्यक्ति का इंटरेस्ट से नहीं लगेगी याचिका, या किसी एक फैक्ट्री वाला में एक बच्चा काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, तो वहां जनहित याचिका नहीं लगेगी, है ना। 25 फैक्ट्री और 25 फैक्ट्री में 50 बच्चे काम कर रहे हैं, तो फिर लगेगा कि हाँ ये क्या है, जनहित, सीधी बात, ठीक है। एक फैक्ट्री में एक बच्चा काम कर रहा है तो फिर वो आपको वही पुराना प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। उस कंपनी उस फैक्ट्री वाले के खिलाफ क्या कराओ, एफआईआर दर्ज कराओ, पुलिस जाएगी पकड़ेगी, वो करेगी, और वो औपचारिकता आपको निभानी पड़ेगी, और फिर पीड़ित को न्याय मिलेगा, है ना। जनहित याचिका में ऐसा नहीं होगा। जनहित याचिका में क्या होगा, न्यायालय क्या करेगा, अपनी औपचारिकता को तो दरकिनार कर देगा, और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए स्वयं आगे आएगा, या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति आगे आया है तो उसको भी क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्या परिभाषा हुई, जनहित याचिका में जब जनहित याचिका अर्थात जब न्यायालय अपनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्या करता है, स्वयं पहल करता है, या पीड़ित की ओर से जब कोई व्यक्ति या संस्था क्या करती है, पहल करती है, तो ऐसी याचिका क्या कहलाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाती है। जनहित याचिका जब भी दायर की जा सकती है जब उसका संबंध क्या हो, व्यक्तियों के एक बड़े समूह को क्या कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, अर्थात जनहित से जुड़ा होना चाहिए। और पीड़ित की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, याचिका लगा सकता है, पीड़ित भी लगा सकता है, पीड़ित की ओर से दूसरा व्यक्ति भी लगा सकता है, पीड़ित की ओर से कोई संस्था भी लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बीच में समझौता नहीं होता, जब तक फैसला नहीं आएगा जब तक समझौता नहीं होगा। तो मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, बहुत दृढ़ होना पड़ेगा। कमजोर व्यक्ति होगा तो फिर उसको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी जनहित याचिका। अब क्या होने लगा, जनहित याचिका हर मुद्दे पे लगने लगी बहुत सारी। जनहित याचिका को लोगों ने क्या कर दिया, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। हर बात पे कोर्ट में क्या पूछने लगी, जनहित याचिका पूछने लगी, ठीक है। और कोर्ट में जब फैसला आता तो जनहित से जुड़ा होता ही नहीं था, वो तो व्यक्तिगत लड़ाई हो रही है किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ या किसी के खिलाफ, उसको जनहित में मान के क्या करती, याचिका लगा दी, और बाद में देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है ना। तो जनहित याचिका में फिर क्या हुआ, एक व्यवस्था की गई कि यदि जनहित याचिका आप लगा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में यदि जनहित याचिका लगा रहे हो तो 1 लाख रुपए आपको जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जमानत राशि जमा करना पड़ेगी। यदि आप केस हार गए पीआईएल में तो जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी, केस जीत गए तो ये राशि आपको वापस मिल जाएगी। इससे ये फायदा हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि जो जिनाइन व्यक्ति थे, ये जो सही व्यक्ति थे, जो जनहित से जुड़े मुद्दे लेके गए कोर्ट में, ऐसे ही व्यक्ति या संस्थान क्या करेंगी, आप केस को क्या करेंगी, क्योंकि पहले तो फ्री में हो जाता था, पोस्ट कार्ड से भी क्या मान लेते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जनहित याचिका के लिए फीस क्या कर दी, डिसाइड कर दी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए फीस होने से यह हुआ कि अनावश्यक जनहित से जुड़े मुद्दे जो है अब कोर्ट में नहीं आते हैं। जो वास्तव में जनहित से जुड़ा मुद्दा है वही क्या होता है, फिर अब कोर्ट में लाया जाता है। इतनी सारी बातें मैंने आपको 4 घंटे हो गए बताई जनहित के बारे में। आपको परीक्षा में मात्र आएगा 50 शब्दों में 5 लाइन लिखने, ठीक है ना। उसमें आप फैक्ट भी लिख सकते हो, परिभाषा भी लिख सकते हो, है ना, क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी लिख सकते हो, है ना। तो जनहित याचिका अच्छी बात है ना, पीड़ित को न्याय मिल जाता है। तो पीड़ित की ओर, पीड़ित यदि इतना सक्षम नहीं है तो उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी लड़ लेता है ना। ये सब चीजें ये होती है आपकी जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया।
बताओ। मध्य प्रदेश पीएससी ने तो एक बार सवाल पूछ लिया कि पीआईएल का फुल फॉर्म बता दो, पीआईएल का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, ऐसा पूछ। सर हाँ सर PIL सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लग सकता, हाई कोर्ट में भी लग सकती है, हाई कोर्ट में भी लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगेगी, कहीं भी लग सकती है, ठीक है ना। और सर लोअर कोर्ट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यायिक पुनर्लोकन की बात करेंगे, क्या की बात करेंगे? न्यायिक ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है, न्यायिक पुनर्लोकन भी सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू। बताओ कोई बच्चा, जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू क्या होता है बताओ? सर न्यायिक समीक्षा। तो हिंदी का पर्यायवाची बता दिया, पर्यायवाची शब्द हो गया है तो ये हो गया न्यायिक समीक्षा, ये सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया ना। सर इसमें सुप्रीम कोर्ट संवैधानिकता जांच करता है। क्या संवैधानिकता, ये किताब में पढ़ लिया ना ऐसा, किताब में लाइन लिखी थी। अब क्या क्या जांच करता है संवैधानिकता की? संवैधानिकता की क्या जांच करता है? कि संविधान में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो गड़बड़ हो। संविधान में तो ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है, सब बढ़िया है संविधान, पढ़ोगे तो ऊपर से आखिरी तक बढ़िया है। संविधान की जांच तो करेगा न्यायालय। सर बना दिया गया हो जिससे संविधान का उल्लंघन हो तो वो जांच करता है कि मतलब संविधान के मूल ढांचे में आता इस प्रकार से। कैसा कैसा, एक बार फिर बोलना ध्यान से, जल्दी से। सर, ऐसा कोई कानून बना दिया गया हो जो संविधान का उल्लंघन करता है। नेहा ने बिल्कुल सही बोला कि ऐसा कोई कानून तो नहीं बन गया जो संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है, ये बोलना चाह रही है ना नेहा? ऐसा कोई कानून तो नहीं बन गया जो संविधान की मूल भावनाओं को आहत करता है, यही बोलना चाह रही है ना? यस सर, हाँ सर। ऐसा कोई संसद ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो नागरिक संविधान की मौलिक भावना या मूल भावना या भावना को क्या करता हो, कुठाराघात करता हो, या ना भावना को ठोस पहुंचाता हो, या संविधान के मौलिक ढांचे का हनन करता हो, या उससे संविधान का मौलिक ढांचा क्या हो जाए, विकृत हो जाए उस कानून के बनने से। कोई ऐसा कानून बना दे चलो संसद कि आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, आर्टिकल 19 खत्म। तो देख लिया तुमने कोरोना में 1-1.5 महीने घर में रहने में क्या हालत हो जाती, समझ में आ गया ना। सिर्फ घूमने की स्वतंत्रता क्या हुई थी, अपनी बाधित हुई थी, बोलने की तो जब भी थी हमारे पास, है ना, घूमने की क्या कर दी थी सरकार ने, बाधित कर दी थी मात्र, बाकी तो सब थी। व्यापार करने की भी थी, समय समय पर छूट देते थे तो व्यापार भी कर सकते हो, थोड़ी व्यापार की भी क्या हो गई थी, बाधित हो गई। तो देखो 1 या 2 स्वतंत्रता जब बाधित हो गई जरा सी व्यापार करने की और घूमने की, तो इतनी विकट स्थिति खड़ी हो गई आपके सामने। अर्थात संसद को ऐसा कानून बना दे कि आपके 12 से लेकर 35 तक के जो अधिकार है वही समाप्त हो जाए, तो बताओ आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? आपकी स्थिति बिल्कुल ही निचले दर्जे की हो जाएगी, दोयम दर्जे की हो जाएगी सभी नागरिकों की स्थिति, है ना वो घूम पाएगा, ना वो व्यापार कर पाएगा, ना वो बोल पाएगा सरकार के खिलाफ, ना कुछ कर सकता है ना। सरकार की इच्छा होगी जब वो क्या कर ले, बिना कारण बताए क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, जब तक पिटने में पटके रखेगी, है ना। जब इच्छा हो गई फिर न्यायाधीश ने क्या कर दिया, कोर्ट में भेज दिया, चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई राइट्स ही नहीं है आपके पास, ऐसा कोई कानून बना दिया है सरकार ने, है ना। तो ये होती है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा अर्थात क्या, ये दो चीजें हैं आपके पास,
एक है विधायिका और एक है आपकी कार्यपालिका। दिख रहा है ना, स्क्रीन में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? स्क्रीन में आ रहा है? सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। हाँ। विधायिका, विधायिका का मतलब क्या? लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव है ना। और इसका मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव। 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 विधायिका का मतलब क्या है? जो विधान बनाए। विधायिका का मतलब क्या है? जो विधान बनाए या जो कानून बनाए या जो लॉ बनाए वो विधायिका। विधायिका कौन बनाता है हमारे देश में? विधान कौन बनाता है हमारे देश में? विधान संसद। बनाता है केंद्र में संसद, और राज्य में कौन बनाता है? विधानमंडल। विधानमंडल। ठीक है, एक बात। जहाँ पे दोनों होते हैं तो विधानमंडल है ना, जहाँ एक है वो विधानसभा। मध्य प्रदेश में विधानसभा बनाती है, ठीक है। यूपी में विधानमंडल बनाता है, क्योंकि वहाँ पे दो है, विधान परिषद भी है। तो विधायिका अर्थात जो विधान बनाए, और विधान केंद्र में बनाता संसद, राज्य में बनाती विधानसभा, और जहाँ पे दोनों होते हैं वहाँ विधानमंडल कहलाता है, ठीक है। तो विधायिका का काम होता है विधान बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना, क्रियान्वित करना। विधान को क्या करना? विधान को क्या करना? विधान का क्रियान्वित करना। ये काम है किसका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का यही काम है, एग्जीक्यूटिव का काम यही होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उसे क्या करेगी? वो लागू करेगी। अब सीधा सा बिल्कुल गणित, बिल्कुल सामान्य ज्ञान, कोई किताब की जरूरत नहीं। विधायिका ने ऐसा कानून बनाया है नहीं जो संविधान की भावना के अनुरूप है, अर्थात ऐसा कानून बना दिया जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। संसद की शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। मैंने संविधान की भावना के अनुरूप नहीं बनाया, अर्थात विधायिका सही कानून नहीं बना दी। सीधी सी बात, सिंपल बात करें मालवी में, कि सही कानून क्या नहीं कर रही? बना दी। सिंपल भाषा में बात करें कि विधायिका का काम विधान बनाना, पर वो कानून सही नहीं बना रही, ठीक है। तो कार्यपालिका तो ये है कि जो विधान बन गया उसको लागू नहीं करवा रही, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कहा जाओगे? विधायिका ने सही विधान नहीं बनाया और कार्यपालिका ने उसे लागू नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में काम शुरू होगा फिर इसका जुडिशरी। जुडिशरी फिर क्या करेगा? न्यायिक समीक्षा करेगी या न्यायिक पुनरावलोकन करेगी या जुडिशरी रिव्यू करेगी। रिव्यू किसका करेगी? विधान कानून या लॉ का क्या करेगी? रिव्यू करेगी कि जो कानून बनाया है वो संविधान के मौलिक ढांचे का अनुरूप है कि नहीं है, उस कानून से लोगों के नागरिक अधिकार कम तो नहीं हो रहे हैं। यदि कम हो रहे होंगे तो संसद के उस कानून को क्या कर देगा? न्यायालय अवैध घोषित कर देगा। अभी बात समझ में? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि विधायिका ने यदि सही कानून नहीं बनाया तो न्यायपालिका क्या करेगी? विधायिका के कानून को क्या कर देगी? अवैध घोषित कर देगी, क्योंकि शून्य है, आपने जो कानून बनाया उसका कोई मतलब ही नहीं, खत्म। आप संसद से क्या कर रहे हो? आपने कानून बनाया और इधर जुडिशरी ने दे दिया फैसला के खत्म। जैसे सरकार ने कह दिया 370 हटाओ, है ना, संसद में कानून पास हो गया, इधर सुप्रीम कोर्ट कह देगा नहीं 370 को बहाल कर दो, तो वो संसद का विवाद खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसा होता है, यानी संसद, लेकिन संसद ऐसा नहीं करेगी, संसद भी देखेगी कि किन परिस्थितियों में क्या क्या सरकार ने क्या रखे उसके पक्ष में तर्क दिए हैं उसको हटाने के, दोनों पक्षों को सुनेगी। ऐसा थोड़ी कि जानबूझ के जो भी कानून बना रही है सरकार उसको विधायिका क्या कर दे? जानबूझ के क्या कर दे? खत्म कर दे। तो विधायिका क्या, न्यायपालिका क्या करती है? दोनों पक्षों को क्या करती? देखती है ना। और यदि देखती है कि विधायिका ने कानून क्या नहीं बनाया, संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं बनाया, इन कानून से क्या हो रहा है? संविधान की मौलिक ढांचा क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। मौलिक ढांचा प्रभावित हो जाएगा, इसका मतलब संविधान चरमरा जाएगा, आपका संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी स्थिति में न्यायालय का काम शुरू होता है, और न्यायालय विधायिका के इस कानून को क्या करती है? वैध या अवैध घोषित कर सकती है।
कार्यपालिका का काम क्या था? कार्यपालिका का काम था विधान को लागू करवाना, पर वो लागू नहीं कर रही। ठीक है, हेलो, चलो एक फोन आ गया था। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे हैं जुडिशियली रिव्यू की, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहे थे। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो कोई बता सकता है परिभाषा न्यायिक पुनरावलोकन की? मैंने बहुत सारी भूमिका तो बता दी, पूरा कच्चा माल तो आपको दे दिया, रॉ मटेरियल पूरा दे दिया, 2 लाइन की परिभाषा बनानी है। तो कोई नया बच्चा प्रयास करे, पुराने बच्चों को तो गति भी होगी परिभाषा। नया बच्चा प्रयास करे, क्या होगा? हम घबराओ मत, आराम से सोचो। बता के सब लिख दिया मैं, क्या है? रॉ मटेरियल भी पूरा दे दिया, उससे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, लीड गारा सीमेंट सब दे दी। ठीक है, तो 2 लाइन की परिभाषा बनाना है आपको। फाइटिंग न्यायिक वैशाली है क्या? वैशाली चौहान ठीक है, प्रवीण है क्या? अंजलि भी नहीं होगी, है क्या इनमें से कोई नाम बताया? अंजलि, वैशाली, प्रवीण, शिक्षा? सर मैं हूँ। सर मैं बोलूं क्या? नहीं, कौन? माही? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, माही नहीं बोल। बताओ, दूसरा कोई बताओ। हाँ अंजलि बताओ, पूछेगा इंटरव्यू में जुडिशियल रिव्यू सर क्या मैं है, एक अंजलि सर। समीक्षा क्या है? अधिकतर ऐसा सर मानो नेटवर्क। कीवर्ड पूछते हैं, है ना। ई गवर्नेंस क्या होता है, ऐसा पूछता है, एकदम से पूछते हैं, एकदम ऐसा देते हैं बिल्कुल मिला के, बिल्कुल सर पे के। वो रोज अपने कोर्ट की। रोजमर्रा की चीजें होती है, एकदम से अपने को लगता है अरे ये तो अपने को मालूम है, पर बता नहीं पाता है ना। एकदम से पूछेगा ई गवर्नेंस क्या है ना, ई कॉमर्स क्या है, ऐसा। सर ईमेल क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन ही तो पूछ रहा हूँ सर मैंने, मुझे पूरा आपकी आवाज भूमिका नहीं तो आ पहले ही रही बना है। दी, डेफिनेशन ही तो पूछ रहा जी हूँ। सर। सर जी सर। सर न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ऐसी शक्ति है जिसमें वह संसद या राज्य विधानमंडल दोनों दोनों के द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करती है। क्या? हाँ, निजी जुडिशियल रिव्यू। हाँ सर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शक्ति जिसमें वो संसद या फिर राज्य की जो विधानमंडल है उसके द्वारा निर्मित किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करती है। हाँ ठीक है, ठीक है, किताब की भाषा है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई बताओ। देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय की वो शक्ति है, न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की शक्ति है, जिसमें क्या करता है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसको वैध या अवैध घोषित कर सकता है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा, विधायिका का काम कानून बनाना है या कार्यपालिका का लागू करना है, तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य बोलेंगे, है ना। विधायिका का कार्य क्या है? विधान बनाना। कार्यपालिका का क्या है? उसे लागू करना। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य को वैध या अवैध घोषित करता है कौन? न्यायालय। किसके माध्यम से? जुडिशियली रिव्यू के माध्यम से।
तो जुडिशियरी रिव्यू या न्यायिक पुनर्लोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह विधायिका और कार्यपालिका के काम को, विधायिका का काम पता है तुमको, विधान बनाना, कार्यपालिका का काम लागू करवाना, विधायिका और कार्यपालिका के काम को वैध या अवैध घोषित करना। ठीक है, आर्टिकल 13 जो है इसको फुलफिल करता है। आर्टिकल 13 में शक्ति दी गई है ना। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे व्यक्ति के, नागरिकों के क्या हो, मौलिक अधिकारों में हनन होता है और उसमें कमी होती है। यदि ऐसा कोई कानून बनाती है संसद तो वो क्या माना जाएगा, न्यायालय द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उससे खत्म घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा, न्यून घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 बोलता है ना, तो आर्टिकल 13 में क्या है, एक प्रकार से न्यायिक पुनर्लोकन का क्या दिया गया, उल्लेख दिया गया। न्यायिक पुनर्लोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसमें वो विधायिका और कार्यपालिका के काम को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 13 में भी उल्लेखित है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स में क्या होती है, वो कमी होती है। यदि ऐसा कोई कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति के माध्यम से उसे क्या कर सकता है, वो उसे शून्य घोषित कर सकता है। क्लियर, ऐसे चलती है परिभाषा। किताब अलग रख दो, अपनी परिभाषा है ना, अपनी परिभाषा रहोगे तो हमेशा याद रहेगी, जब भी पूछोगे याद हो जाएगी। किताब की परिभाषा में फिर वो कीवर्ड याद रखना पड़ेंगे कि क्या लिखा था, संवैधानिक भावनावली है। सब चीजों को क्या करो, व्यवहारिकता में क्या करो, ढालो पहले तो, है ना, व्यवहारिक जीवन में उतारो, है ना, हर चीज को, तो अपने आप याद हो जाएगी। ज्यादा जोर देने की आवश्यकता थोड़ी, ज्यादा किताबों में ठीक है, एक बार पढ़ लिया, पेपरों में सब चीजें आती रहती है, न्यायिक पुनर्लोकन आता रहता है, स्थगन आता रहता है ना, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो कई विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है ना, सब चीजें तो रोज पेपर में आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो वो उस ज्ञान का क्या करते हैं उपयोग, कोरोना काल में अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी ऑक्सीजन के मामले पे, है ना, यदि उनको पढ़ते हो आप तो उसमें कई जगह लिखा हुआ आया होगा कि आर्टिकल 21 का क्या किया, हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, इसका हवाला दिया, आर्टिकल 21 का हवाला दिया केंद्र सरकार को। ठीक है, कि गरिमामय जीवन से संबंध है किसका, ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जीवन खत्म, प्राणी स्वतंत्रता, प्राणी को दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ही खत्म। क्या ये पूछा जाएगा, क्या नाम है, अंजलि ना, कि ये जो बात दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में संविधान के जी सर, इस आर्टिकल के तहत क्या हुआ है। अब एक चीज और बताओ, यदि कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, तो सभी बेरोजगार मिलकर सरकार के खिलाफ क्या करें, प्रोटेस्ट करने निकले। हमें क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ क्या पीआईएल दाखिल कर सकते हैं जनहित याचिका। देश में है ना, कोरोना के कारण कई लोग क्या हो गए, कई बिजनेस क्या हो गए, ठप हो गए, कई व्यक्ति बेरोजगार हो गए, तो सरकार के खिलाफ क्या पीआईएल दाखिल हो सकती है क्या, कि व्यक्तियों को क्या दिया जाए, क्यों नहीं हो सकती? नहीं सर, ये तो व्यक्ति सर नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है सर, कानूनी अधिकार है सर, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता सर ये। हाँ बिल्कुल, प्रवीण ने सही बोला। प्रवीण धीरे धीरे क्या चीजों को समझने लगा, नहीं समझने की चीज थी, है ना, ये इंटरव्यू वगैरह में जो घुमाते हैं ना सवाल, ऐसे ही घुमाते हैं। अंजलि ये सवाल ऐसा पूछा जाएगा, है ना, कि ऐसा यस सर, सभी लोग ना वो हो गए, बेरोजगार हो गए, तो आप पीआईएल लगा सकते हो क्या, तो पीआईएल लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते आप। ठीक है, जी अगली बात समझ में नहीं आई। यस सर, गांव में गए, अब गांव में गए और आपने देखा बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही लोगों से। बंधुआ मजदूरी यानी कोरोना के बाद स्थिति खराब हो गई ना, अब कोई व्यक्ति बेचारा 100 रुपए में क्या कर रहा है, दिन दिन भर मजदूरी कर रहा है, 100 रुपए भी उसको नहीं दे रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं खूब। ऐसा आपने महसूस किया गाँव में गए या शहरों में भी गए तो आपने महसूस किया कि कई लोगों को क्या करवा रहे हैं, एक प्रकार का बॉन्डेड लेबर हो रहा है।
सरकार के खिलाफ पीआईएल आ सकती है क्या? पीआईएल आ सकती है इसमें कि नहीं आ सकती इस मुद्दे पर? तनख्वाह मजदूरी करवा रहे हैं, जी पीआईएल सर, आ सकती जी सर आ सकती है इस मुद्दे पे। कैसे आ सकती है? सर ये तो फंडामेंटल राइट्स के तहत है ना सर, आर्टिकल 23 के तहत कि बॉन्डेड लेबर नहीं हाँ करा ठीक है, सकते। आ सकती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपने देखा है ना, आपने खान सर का एक कभी लेक्चर सुना हो, खान सर को तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, है ना? ऑनलाइन जो पढ़ रहा हो खान सर को नहीं जानता तो बात ही खत्म हो गई है ना। जो फिल्में देखता है अमिताभ बच्चन को नहीं जानता, वो वाली बात हो गई, है ना? तो खान सर के एक लेक्चर में उन्होंने बताया कि कचरा फेंकने वालों के खिलाफ मैंने बोले एक जनहित याचिका ली। वो जब सुबह कोचिंग के लिए निकलते थे, ठीक है, तो रोड पे एक ट्रक खड़ा हो जाता था कचरे का, तो पूरी कॉलोनी का आवागमन उससे बाधित हो जाता, ठीक है। 10 बजे क्या होता था, जैसे ही वो निकलते थे, एक कचरे वाला ट्रक वाला आ जाता था, तो इधर से भी जाम लग जाता था, उधर से भी जाम लग जाता था, बदबू आती थी, ठीक है। अब 10 बजे व्यक्ति के जाने का समय है और कचरा कैसे फेंकेगा, ठीक है। तो उन्होंने जनहित याचिका लगाई कि कचरा गाड़ी जो 10 बजे आती है 5 बजे आना चाहिए। अब उनकी जनहित याचिका एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, सोच के बताओ। मैं तो दूसरे सरों के लेक्चरों से भी कई चीजें सीख लेता हूँ। जी सर, आर्टिकल 21 के तहत होनी चाहिए। अंजलि, यस सर, कचरा का सेम सर। नगर नगर निगम, हाँ सेम, ठीक है, सेम सही है, बिल्कुल। आर्टिकल 21 वाली बात आ रही है ना, गरिमामय जीवन से संबंध है कचरे का, कचरा नहीं होना चाहिए, सही बात। कचरा होगा तो आपका जीवन बिलोजियस थोड़ी हो सकता है ना। शुद्ध वायु पाने का अधिकार है ना, शुद्ध वायु पाने का अधिकार है, तो ऐसा थोड़ी कि आप जब ऑफिस टाइम निकल रहा है उस समय कचरा गाड़ी आएगी आपके घर में। कचरा गाड़ी आना चाहिए कब? सुबह 5 बजे आना चाहिए, 6 बजे या 7 बजे आना चाहिए, है ना, जब बिल्कुल रोड क्या होता है, खाली होता है। तो खान सर की इस याचिका को एक्सेप्ट किया गया हाई कोर्ट में, बिहार में, ठीक है। तो बात समझ में आई ना कि किन मुद्दों पर जनहित याचिका आएगी। तो जनहित याचिका जो आएगी, है ना, तो उसमें यदि सुप्रीम कोर्ट में आपको जनहित याचिका लाना है और हाई कोर्ट में यदि आपको क्या लाना है, जनहित याचिका लगाना है, तो उसमें दोनों के नेचर में अंतर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में यदि आपको लगाना है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे, क्या की बात करोगे? फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे। परीक्षा में यदि क्या हो गया, परीक्षा में यदि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो फंडामेंटल राइट था ही नहीं आपका, है ना। गुड़ी मामा जीवन से भी संबंध नहीं है इसका, तो कोई 21 से भी जोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं चलेगी। वहां पर याचिका कहाँ जाएगी? ये आपका लीगल राइट्स है, सिलेबस के बाहर नहीं पूछ सकते आप, है ना। विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी या आयोग सिलेबस के बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट से संबंध नहीं है। ये आपका कौन सा राइट्स है? ये आपका कौन सा राइट्स है? ये आपका कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट में याचिका ला सकते हो, है ना। हाईकोर्ट में आउट ऑफ सिलेबस भी यदि क्वेश्चन आएगा तो याचिका आ सकती है। मकान आपका संपत्ति का अधिकार है और उसमें आपने क्या किया, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, तो संपत्ति भी नहीं छीन सकती आपकी। तो लीगल राइट्स में भी क्या करता है हाईकोर्ट, याचिका को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। आर्टिकल कौन सा बोलता है हाईकोर्ट का? वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स कितने में आता है आपका? 32 में आता है। हाईकोर्ट में कितने में आता है वो? 226 में आता है। क्लियर है? तो ये थी चर्चा अपनी सुप्रीम कोर्ट पे, है ना। अब मेरे को बताओ, थोड़ा सा रिवीजन करें, बहुत देर से रिवीजन ही नहीं हुआ तुम लोग, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं, है ना। तुम्हारी कॉपियां खोल लो, भले कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी खोल के भी थोड़ा सा, है ना। और मैं कुछ कुछ आर्टिकल के बारे में पूछूंगा, ठीक है, जो मैंने अभी तक पढ़ा रखा है। यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना।
अब मुझे बताओ आर्टिकल 22 की 3 बातें बता दो क्या है। कोई कोई बच्चा बता दो आर्टिकल 22 की 3 बातें क्या है। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल भगना ना था। मेन चीज तो अभी क्लास शुरू हुई है एक प्रकार से, जो अपन ने पढ़ा है वो अपने को याद है कि नहीं याद। अब माही बोलो। अब है माही बोलो ना। आर्टिकल 22 कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया है उसे कारण बताए बिना अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे कारण बताना पड़ेगा आर्टिकल 22 में। ये बात तो 20 में थी। हाँ ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताना। सॉरी, हाँ सही है, सर गिरफ्तारी का 22 कारण में बताना। हाँ सही है, सही है। और सर उसको ना वो जिस गिरफ्तार पर्सन को आवाज आ रही है सर? हाँ जिस भी पर्सन को गिरफ्तार किया है ना, उसको अगले 24 घंटे के अंदर सबसे नियरेस्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। और तीसरा इसमें क्या है? सीधी बात है, इसको इससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे सवाल जैसे मेरे को आप समझ पा रहे हैं ना, ऐसे कैसे पूछेगा इंटरव्यू बोर्ड भी पूछेगा, मुख्य परीक्षा वाला भी पूछेगा, क्योंकि उनको पता है ना, मेरे को मालूम है ना दिक्कत कहाँ आ रही है। हाँ? वकील रखने का अधिकार सर ही लिखा है। वकील रखने का अधिकार है सर इसमें। ठीक है। अब इस आर्टिकल का नाम क्या है? इस आर्टिकल का नाम क्या है? सर इसे संरक्षण सर। प्रिवेंटिव डिटेंशन। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ऐसा याद होना चाहिए तो ये पूरा कीवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बताओ, कीवर्ड बताओ, 3 बातें बताओ आर्टिकल 20 की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20 कीवर्ड भी बता दो। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बिल्कुल सही, कीवर्ड तो यही है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कीवर्ड तो हो गया। चलो 3 बातें। सर एक तो विधि का उल्लंघन। ठीक है, विधि का किसी भी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसने विधि का उल्लंघन ना किया हो। किसी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसने कानून का उल्लंघन ना किया हो, बिल्कुल सही। अगला, दोहरा दंड नहीं दिया। दोहरे दंड से मुक्ति। विधि का उल्लंघन। अगला क्या है? दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। दोहरे दंड से मुक्ति। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं। यदि कानून बदल गया है तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति की सजा को बढ़ा दो आप। जो जिस समय अपराध हुआ उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत क्या मिलेगी, उसे सजा मिलेगी। दोहरे दंड से मुक्ति बोलते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात, सर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ किस संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया? इस संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजाओं के प्रीवियर्स को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और राजाओं के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया था। हाँ, कब करा था? किस संविधान संशोधन में थी ये बात? सर 26वां संशोधन। शायद 24वां है। कौन सा? सर
सर मुझे कंफ्यूजन है सर, 24 से 26 में से एक है। सर 26वां संशोधन। 25, 26वां 1971। 25 और 26 दोनों, 25 में भी है तो 26 में भी है, दोनों में उल्लेख है। ठीक है, दोनों का संबंध है इनडायरेक्टली। ठीक है, 25वां और 26वां संविधान संशोधन राजाओं के प्रीवियस की क्या की गई, समाप्ति की गई। 25 में संविधान संशोधन, 26 में संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस डीपीएसपी से है? 25 में सर 39B, सर 39B और C। बिल्कुल सही, सर 39B और 39B और 39C। 39B और 39C, एक नंबर, बहुत बढ़िया। 39B और 39C से इसका क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अगला बताओ मुझे, आपातकाल जो लगा इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, वो कब लगाया गया, किस, वो सब चीजें बताना। एक तो तारीख बताना, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, और उस समय, हाँ बताओ, इतनी बताओ। इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो वो उस तारीख को बता दो, राष्ट्रपति को बता दो, प्रधानमंत्री को बता दो, कौन था? तो 75 को लगा था, इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री, उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन मोहम्मद अली थे। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन मोहम्मद अली थोड़ी सा, फखरुद्दीन अली अहमद है ना, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद ही बोला सर मैंने। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति। ठीक है, और 25 जून 1975 की रात को लगा था, है ना, तो 26 जून को क्या हो गया, वो लागू हो गया। 26 जून की सुबह को क्या हो गया, लागू हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस न्यायाधीश की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए किसी जूनियर को क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया था? उस जूनियर न्यायाधीश का नाम बताओ जिससे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सर न्यायाधीश A.N. रॉय। गलत, सर A.N. रॉय नहीं, कल ही तो नाम लिखा था बोर्ड पे, कल ही बोर्ड पे नाम लिखा था, ब्रजेंद्र नाथ रॉय, है ना, B.N. रॉय, B.N. रॉय, श्री B.N. रॉय, है ना। B.N. रॉय की वरिष्ठता को दरकिनार कर, इनके नीचे ये 34 नंबर पे थे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सा संविधान संशोधन है ना, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई संविधान में? किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई? सर 21। 21 कब, 1900, बिल्कुल सही, 21वां संविधान संशोधन। सन क्या है? 1967। सन 65। किस संविधान संशोधन के तहत, यार चलो मैं बता देता हूँ, उल्टा आप चल रहा हूँ। 71वां संविधान संशोधन बताओ जो कि 1900 क्या हुआ, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। हाँ, 3 भाषाएं कौन कौन सी है, वही बात तो चल रही है। कोंकणी, संविधान मणिपुरी, संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई सन 1992 में, है ना, 1992 में हुआ था। तो 3 भाषाओं के नाम बताओ आप, ये 2, ये 3। कोंकणी, मणिपुरी, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली और मैथिली। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं सर, ये तो 92 में, तो 92 में जुड़ी थी। जोड़ी गई थी नेपाली, अंजलि खाना बनाना कोंकणी, नेपाली, सर मैं ऑनलाइन हूँ। कोंकणी नेपाली है सर वो और नमक है ना कोंकणी सर, है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। हाँ सर क्या नमक। बताया अंजलि? नमक है ना सर, वो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नमक ना से हो गया नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी, का से हो गया कोंकणी।
क्लियर है? अब अगला संविधान संशोधन बताओ जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। 5वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 92 2003। 92 2003 में वाला। हुआ था। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संताली। तो डोंगरी, मैथिली, संथाली है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। संथाली। संथाली, संथाली। संथाली। अब मुझे बताओ ये बोडो जो भाषा है कहाँ चलती है? भारत के किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? नागालैंड में सर। हैं? नागालैंड में सर। बोडो, बोडोलैंड की मांग कौन सा राज्य कर रहा है? बोडोलैंड की मांग कर रहा है ना एक राज्य। नागालैंड कर रहा है सर, नागालैंड। हाँ तो बस वही है। डोंगरी कहाँ चलती है? सर ये तो JNK में, हाँ? जम्मू कश्मीर में यही सर। हमारा क्वेश्चन है आज का, है ना? ये क्वेश्चन है, इसको याद करना। क्लास के बाद इसका उत्तर ढूंढ रहे चारों भाषाएं कहाँ चलती है। ठीक है? मैथिली से चलती है, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैथिली तो अयोध्या में चलती है, मैथिली तो चलो। संथाली भी बहुत सरल है, मैं बता दूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे ढूंढना से ढूंढोगे तो नई चीजें पता लगेगी। चलो भाषाओं को ढूंढना, ठीक है ना? क्लास करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं सर। समय 7:30 बजे। हाँ सर हाँ बताओ। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप एमपीजी के पढ़ा दीजिए प्लीज। अब ये खत्म करके एमपीजी के कैसे पढ़ा बताओ ना। ये आ गई ना, ये तो अपना कोई चीज पूरी अपन ने इसको हाथ लगाया तो पूरा होगा, जब तक आगे बढ़ेंगे ना। या तो अलग टाइम हो से, तो सुबह की क्लास शुरू होगी 21 तारीख से, है ना? उसमें देख लेंगे उसको, उसमें पढ़ा सकते हैं उसको। 21 तारीख को भी एक क्लास शुरू कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि ये जब तक पूरा नहीं होगा, है ना? इसको भी 15-20 दिन और लगेंगे संविधान में, ज्यादा भी लग सकते हैं। 15-20 दिन बाद कर लेंगे, एलपीजी के भी कर लेंगे। अभी तो कौन सी परीक्षा आ रही है तुम्हारी? तो सामने कोई परीक्षा है ही नहीं तुम्हारी। अभी सितंबर तक तो कॉलेज ही नहीं खुल रहा है ना। अभी इतना घबरा क्यों? जो चीज अपने को मिल रही है उसको अपन क्या करें? उसको तो एक्सेप्ट करें ना, फ्री उसको है करना ना पड़ता अभी ही है। 25 जुलाई को। तो फ्री मैं तो मैं फ्री नहीं हूँ ना, ऑफिस खोल रहा है। मैं तो फ्री सिर्फ 7:30 से 9 ही हूँ ना। दिक्कत तो ये है, मैं तो सिर्फ 7:30 से 9 फ्री हूँ। सुबह 1 घंटा फ्री हूँ, सुबह 1 घंटा हम क्लास चलाने वाले हैं बाद में 21 तारीख से। तो अपने पास समय क्या मिल रहा है? सभी को यूट्यूब वाली क्लास है जो हम कर रहे हैं, वो ये की समय है अपने पास। इसको कंटिन्यू चलता रहेगा, कैसा होगा उसको समय आ जाए। मैं तो सुबह 21 तारीख से चालू कर रहे हैं, उसमें एमपीजी के शुरू कर देंगे। 3 दिन एमपीजी के, 3 दिन सामान्य के, ठीक है? क्योंकि क्लास ही व्यापक को ध्यान में रख के बनाई गई है। ये क्लास पीएससी के लिए मिलेगा। उस क्लास में यदि मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो 15 दिन में पढ़ा दूंगा मैं उसको। अभी अपन 15 दिन में केंद्र, अब 1 महीना हो गया और अपन यही है, उसमें बिल्कुल अलग चलेगा। वहाँ इतनी कोई डिटेल में कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? तो एमपीजीके की जो क्लास रहेगी उसमें आपको एमपीजीके भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। 3 चीजों पे ज्यादा जोर देता है व्यापम। व्यापम की कोई भी एग्जाम होगी तो 3 चीजें याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और विज्ञान। तो भूगोल और इतिहास ठीक है, थोड़ा थोड़ा यदि आपने पढ़ भी लिया तो 3 चीजें बेसिक रहती है। विज्ञान बहुत पूछता है व्यापम, हिंदी भी पूछता है। हिंदी एसआई के पेपर में तो हिंदी का अलग 75 नंबर का ही पेपर होता है, इसलिए उसको अलग से हमने क्या किया, अलग से 21 तारीख को। उसमें गणित भी आता है ना, गणित और रीजनिंग का भी पेपर होता है। गणित रीजनिंग की भी क्लास शुरू की है, गणित रीजनिंग के सर भी आएंगे उसमें, है ना? सुबह 8 से 9 मेरी क्लास रहेगी, 9 से 10 गणित की क्लास रहेगी रीजनिंग। तो जब एसआई की परीक्षा आ जाएगी तो अंग्रेजी का भी उसमें पेपर रहेगा, अंग्रेजी के लिए भी रखेंगे व्यवस्था। और जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी तो उन बच्चों को ही, जो उज्जैन के बच्चे हैं उनको ऑफलाइन में मर्ज कर देंगे हम, उसकी वो शाम को क्लास कन्वर्ट हो जाएगी।
है प्लानिंग की समस्या नहीं है मेरे पास। है ना? आपके पास समय होना चाहिए बस मेरे समय के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से मेरे पास समय नहीं है, दिक्कत थोड़ी सी है। मेरे पास समय सीमित है, मेरे सीमित समय में जो मैं समय दूँ उस समय में ऑनलाइन हो जाए। जैसे आनंद सर के पास भी बहुत कम समय होता है, वो बिल्कुल जब वो क्लास बदलते रहते हैं ना, तो हम लोगों के साथ यही दिक्कत है, हमको कब टाइम रहता है कब नहीं रहता है ये कह नहीं सकते। तो आपको हमारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात सही है कि इस समय खाना खाने का, खाना बनाने का समय होता है और इस समय हम क्लास ले रहे हैं, दिक्कत तो आती है, तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, जब हो गए जब भी जितना मिलेगा। हाँ हो गया, थोड़ी दिक्कतें तो आती है, थोड़ी दिक्कत भी है कि कैसे उसका हल नहीं है ना। 10 बजे क्लास रखेंगे यदि हम उसमें तैयार हो गया 10 से 11 रात में, 10 से 11 क्लास रख लेंगे तो आधे घर वाले भी कहेंगे कि 11 बजे तक कौन सी क्लास चल रही है। आधे घर वाले बोलेंगे बच्चों को सो जाओ, टाइम हो गया 10:30 बजे। कई बच्चे सो जाते हैं ना, 10 बजे सो जाते हैं, वहां भी दिक्कत है। चाहो तो अपन फिर क्लास को लेट कर देंगे, 9:30 बजे, 12 बजे तक फ्री। मेरे पास टाइम रहेगा 7 बजे बाद ही मिलता है शाम को। सुबह मेरे पास 11 बजे तक टाइम रहता है। ये है समय सीमित है ना, दिक्कत ये है। करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। एमपी जी के चलो।
ठीक है।